एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट है रादर, जो आपको बताया गया है, वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ अमेजोन के कितने सेगमेंट्स हैं। जल्दी से बताओ फटाफट, अमेजोन के कितने सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? अमेजोन के कितने बिजनेस सेगमेंट्स हैं टोटल? अमेजोन एज अ कंपनी, अमेजोन इनकॉर्पोरेशन जो है, दिमाग लगाओ ना, क्या धंधे कर रही है कंपनी, क्या बिजनेस है? एक तो प्राइम है, चलो ठीक है, प्राइम सब्सक्रिप्शन है। एक ई कॉमर्स है, ठीक है। एक क्या है, इंटरटेनमेंट प्राइम में ही आ गया, ठीक है। लॉजिस्टिक्स भी है क्या? लॉजिस्टिक्स प्लेन्स देखे कभी आपने? अमेजॉन एयर है ना, लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स है। फिर उसके बाद AWS है जो क्लाउड सर्विस है ना। और क्या क्या है? किंडल है, वेरी गुड, किंडल है ना। अमेजॉन बेसिक्स भी है, बेसिक्स ई कॉमर्स में ही ले लो। वाइट बोल्ड इज नॉट विजिबल, वेरी गुड, अच्छा हुआ बता दिया, ठीक है। किंडल ले लो, समझना मेरी बात। होम अप्लायंसेस वो सब ई कॉमर्स में आ गया। आपके हिसाब से ये सेगमेंट है ना। आईटीसी के क्या क्या सेगमेंट्स बन रहे हैं आपके हिसाब से? टोबैको बिजनेस बन रहा है आईटीसी का अलग से। एक टोबैको बिजनेस है, एक होटल बिजनेस है ना, एक पेपर बिजनेस है, एक एग्रो बिजनेस है, और क्या है? आईटी बिजनेस है, टेक का बिजनेस है, और कुछ जो मैंने छोड़ दिया, एफएमसीजी बिजनेस है ना। समझना, ध्यान से समझो जरा। ये सारे बिजनेसेस हैं या ये सेगमेंट्स हैं? प्लीज अंडरस्टैंड। लूज लैंग्वेज में इनको सेगमेंट बोल देते हैं, लूज लैंग्वेज में बोल देते कि मेरे तो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। बट क्या ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी तो बात ही हटा दो आप, आईटीसी की। रिपोर्टेबल सेगमेंट और सेगमेंट में बहुत डिफरेंस है। सेगमेंट आपके मन की उपज है कि अच्छा मेरे ये सब अलग अलग बिजनेसेस हैं। अगर वो सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गया तो क्या अमेजॉन को प्राइम के बारे में सब कुछ अलग से बताना पड़ेगा क्या? प्राइम का बैलेंस शीट अलग, प्राइम की P&L अलग। समझ रहे हो? किंडल के बारे में कि किंडल से कितना रेवेन्यू आया, कितना नहीं आया। मेरी बात समझ रहे हो? उस पर्टिकुलर बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब वो रिपोर्टेबल बन जाता है। हर सेगमेंट बाय डिफॉल्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। जैसे आप लोगों से पूछा तो आपने बताया कि सर ये सारे बिजनेस सेगमेंट है अमेजॉन के। अमेजॉन का रिपोर्टेबल सेगमेंट पता है क्या है? 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट है। कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है? एक सेगमेंट है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा सेगमेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और तीसरा सेगमेंट है AWS। मेरी बात समझना। इतने सारे बिजनेस सेगमेंट्स में से आप बोल रहे हो 3 सेगमेंट में रिपोर्टिंग होती है। मतलब जब एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उस दौरान अमेजॉन अपनी टोटल बैलेंस शीट, P&L और टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा तो देगा ही देगा। साथ में नॉर्थ अमेरिका का डेटा अलग से देगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डेटा अलग से देगा, और AWS का डेटा अलग से देगा। कारण समझना, कुछ तो रीजन रहा होगा कि इतने सारे बिजनेस सेगमेंट्स को आपने 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। एक रूल है, वो रूल लगता है, समझना। एक रूल है, वो रूल लगता है। जब तक वो रूल फॉलो नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी बिजनेस सेगमेंट की जो सेल है, कोई भी सेगमेंट की अगर जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है 10% ऑफ द टोटल सेल्स, सेल्स, तो ये जो सेगमेंट है ये रिपोर्टेबल हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आईटीसी क्या होटल को रिपोर्टेबल सेगमेंट में लेके आएगी? डिपेंड करता है सर। जैसे कि अगर आप मेरे को एक बात बताओ, आईटीसी की जो टोटल सेल्स है वो से फॉर एग्जांपल 75,000 करोड़ है, एंड होटल की जो टोटल सेल्स है वो 4,200 करोड़ है। क्या होटल रिपोर्टेबल सेगमेंट में आएगा आईटीसी के? आएगा? नहीं आएगा, समझना।
रिपोर्टेबल सेल्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? जो मेन इंपॉर्टेंस है ना वो ये है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बनती है, मेरे को पता चल रहा है, इसके पहले मेरे को पता नहीं चल पाता कि AWS से अलग से कितना बिजनेस हुआ है, मेरे को अब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो इफ़ द टाइम अलाउज एंड वी कैन डू दैट, आई थिंक वी कैन डू दैट। ठीक है, वी जस्ट क्लोज एवरीथिंग, एंड देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये ग्रेन के एक्सपोर्ट्स में है। समझ रहे हो आप? ये क्या करते हैं, कॉर्न का स्टार्च डेरिवेटिव बनाते हैं। कॉर्न स्टार्च सुना है आपने, जो पाउडर होता है चाइनीज में डलता है, जिससे थिक हो जाता है सूप, है ना? वो बना के पूरी दुनिया में बेच रहे हैं ये लोग। अब ऐसे अगर आप इनके बिजनेस सेगमेंट्स देखोगे तो ये दो तीन सेगमेंट्स हैं, है ना? रिपोर्टेबल सेगमेंट अगर आपको देखना है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स में आके प्रोडक्ट सेगमेंट्स में मैं जाता हूँ, तो आप देखो इनके तीन चार पांच सेगमेंट है जो रिपोर्टेबल है। जैसे एक है एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन, जिसमें 2200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल है। आगे भी एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन में उतनी ही सेल है, ऊपर नीचे हो गया बस। फिर एक कॉटन यार्न डिवीजन है, जिसमें ये धागे बनाते हैं, वो तो फिक्स्ड है, 200-250 करोड़ की सेल है पिछले 10 सालों से। लेकिन यहां पर क्या कुछ चमत्कार हो रहा है क्या मेस प्रोसेसिंग के अंदर? जो पहले 580, 800, 900, 1100 करोड़ की सेल हुआ करती थी, क्या वो सडनली देख रहे हो आप बढ़ गई है? यहाँ मेस प्रोसेसिंग की सेल कितनी ज़बरदस्त, 2600 करोड़ रुपए की सेल हो गई है इनकी मेस से सिर्फ। मतलब कॉटन स्टार्च का बिजनेस बम्बा बुम बोल रहा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ समझ में आ रही है? आज देखो मेस से प्रॉफिट कितना आ रहा है, 21% प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेस से आ रहा है, जो पहले किसी ज़माने में 14% था। मैं बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग ऊपर नीचे बस, और कुछ भी नहीं है। समझना मेरी बात। ये इंसाइट मुझे मिलती है अगर मेरे पास सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है तो। कोई भी कंपनी अपनी सेगमेंट की रिपोर्टिंग करता है तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है, मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन ज्यादा बेटर होता है। समझ रहे हो आप? अब यहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी सेगमेंट की जो सेल्स है, वो सेल्स अगर 10% ऑफ टोटल सेल से ज्यादा है, एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। प्लस ये जो सेगमेंट है, ये जो भी सेगमेंट है, इसके रिस्क और रिवॉर्ड डिस्टिंग्विश्ड है। डिस्टिंग्विश्ड है मतलब सेपरेबल है। यानी कि जैसे मान लो आईटीसी के दो सेगमेंट, एक मिनट के लिए समझना, आईटीसी के दो बिजनेसेस, एक है आईटीसी टोबैको, है ना, और एक है आईटीसी होटल। मुझे एक बात बताओ, जरा 2 मिनट समझाना, क्या इन दोनों बिजनेसेस के रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल अलग अलग हैं क्या? क्या डिस्टिंग्विशेबल हैं? कल को अगर आईटीसी होटल में कोई रेड पड़ जाती है कि इस आईटीसी होटल से बहुत बड़ा गैम्बलिंग का रैकेट ऑपरेट हो रहा था, मान लो 10,000 करोड़ रुपए कैश मिल गए गवर्नमेंट को, सोनार बांग्ला कोलकाता के आईटीसी होटल से, उससे क्या मेरे टोबैको बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? टोबैको बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कल को मेरे टोबैको बिजनेस पे अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी या टोबैको की सेल ही बंद कर दी, मान लो कि लूज सिगरेट की सेल बैन हो गई इंडिया में, जबकि सबसे ज्यादा लूज सिगरेट्स इंडिया में बिकती हैं, तो उससे मेरे होटल इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हियर द रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड। एंड समझना ध्यान से, अब क्या होता है पता है? जरा थोड़ा सा एक बात मेरे को समझाओ। आईटीसी होटल, होटल ने 100 की सेल करी, है ना, 100 की सेल करी। टोबैको ने मान लो एक 500 की सेल करी, ठीक है। एफएमसीजी ने, एफएमसीजी ने एक मिनट के लिए मान लेते अपन कि 50 की सेल करी है, जिसमें से 30 की सेल उसने आईटीसी होटल को करी है।
समझ में आ रही है बात मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बात समझ में आ रही है? कंपनियां तो अलग अलग है ना। वो कौन सी, फियामा डिवेल, फियामा करके इसका ब्रांड है ना, जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, फियामा करके कॉस्मेटिक ब्रांड है, सोप एंड कॉस्मेटिक एंड ऑल दोज ब्रांड्स, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। तो आईटीसी ने क्या बोला, आईटीसी होटल को रिक्वायरमेंट पड़ी कि यार अपने को वो अपन बाथरूम में रखने पड़ते हैं टॉयलेटरीज, तो बाहर से मंगवा, इससे बेटर है अपनी कंपनी को ही ऑर्डर दे देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। क्या ऐसा भी होता है क्या कि टाटा मोटर्स जो है वो स्टील, टाटा स्टील से लेता होगा? है ना, होता ही, ये तो बहुत कॉमन है यार। और कहाँ से लेंगे, बाहर क्यों जाऊंगा लेने जब मेरे घर की कंपनी है तो। मेरे को एक बात बताओ, टोटल सेल्स बताओ आईटीसी की कितनी हो रही है यहाँ पर? आईटीसी की टोटल सेल्स कितनी होगी? आईटीसी एज अ ग्रुप की टोटल सेल्स बताइए। आईटीसी एज अ ग्रुप की टोटल सेल्स क्या 650 करोड़ की है? बट एक्सटर्नल सेल्स कितने की होगी? एक्सटर्नल सेल्स बताओगे? एक्सटर्नल सेल्स कितने की होगी? एक्सटर्नल सेल्स 620 करोड़ की है। कारण क्या है? क्या ये जो 30 करोड़ है, इसको क्या मैं इंटर सेगमेंटल रेवेन्यू बोल दूं क्या, कि ये तो सेगमेंट ने आपस में ही कर लिया रेवेन्यू है? आयु, अरे तो एक जेब से निकल के दूसरे जेब में गया, फर्क क्या पड़ रहा है? लेकिन सर फिर आप बोलते हो कि फिर इसको चार्ज क्यों कर रहे हो अलग से? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं छोटा बिजनेस ऑपरेट करता हूं और मैं अलग से चार्ज ना करूं कि घर के घर में ही गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बहुत सारी किराने की दुकानें ऐसे होती हैं जो किसी घर के फ्रंट में बनी होती हैं। मेन रोड पे घर है, घर के नीचे पापा की किराने की दुकान है और पीछे घर है। तो मम्मी को अगर शक्कर चाहिए तो दुकान पे जाते हैं, शक्कर का पैकेट उठाते हैं, लेके आ जाते हैं। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है क्या, कि आपने इतने किलो शक्कर तो मम्मी से पहले पैसे लेके आओ, फिर मम्मी उसको लिखेगी? नो, राइट? वाई? बिकॉज द बिजनेस इज वेरी स्मॉल। बट यहां पर क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है आईटीसी जैसे बिजनेस में? अगर सुनो ना, एफएमसीजी वालों को भी तो आपने सैलरी पे हायर किया, आपको, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एफएमसीजी एज अ बिजनेस, एज अ कॉस्ट सेंटर, क्या ये मेरा प्रॉफिट सेंटर बन रहा है क्या? सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस। क्या आपको एक्सटर्न टोटल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स में फर्क समझ में आ रहा है? भी लोगों को क्लियर है ये चीज? टोटल सेल्स और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों को बेची, अंदर वालों को इंक्लूड नहीं है। इसमें एक और कंडीशन ऐड होती है। वो कंडीशन ये है कि अगर सारे सेगमेंट्स की सेल मिला के इज लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स है, ठीक है, रादर इसको उल्टा बोलना चाहिए मेरे को, शुड बी मोर देन 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स। इससे कम अगर हो गया ना तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे मान लो, एक मिनट, एक मिनट में बताता हूं मैं, कि ये आईटीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आईटीसी में टोबैको है, बड़ा, एक बड़ा सेगमेंट है, से फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की सेल है। आईटीसी का होटल है, होटल एक ठीक ठाक इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की सेल है। और बाकी आईटीसी के अदर्स हैं, ठीक है, बाकी आईटीसी के अदर्स हैं, मान लो ऐसा। और एक मिनट के लिए ऐसा मानना है कि 500 करोड़ में से 100 करोड़, 100 तो नहीं हो गया, 500 करोड़ में से 50 करोड़ मैंने होटल को ही बेची है सिगरेट्स, तो 50 करोड़ की इंटर सेगमेंटल सेल है, ठीक है? एंड ये जो सेल है ये 2000 करोड़ की है। हाँ, ये सेल 2000 करोड़ की है। अब जरा ध्यान से समझो, टोटल अगर आप सेल्स देखते हो यहां पर तो 2600 करोड़ की टोटल सेल्स है, ठीक है? क्या प्राइमा फेसी दिखने में टोबैको रिपोर्टेबल सेगमेंट बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 10% से ज़्यादा सेल है ना, टोटल सेल से 10% ज़्यादा है, रिपोर्टेबल बन रहा है। लेकिन सारे सेगमेंट की सेल्स जो है, टोटल सेल्स 600 करोड़, क्या ये 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स कितनी थी? 2600 करोड़ की टोटल सेल और 50 करोड़ का माल घर में ही बिका है।
2550 करोड़ इंटू 75%, कितना होता है ये अमाउंट? कितना होता है ये अमाउंट? 22550 इंटू 75%, जल्दी बताइए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 1912। तो डेफिनेटली इट्स लेस देन 1912। तो क्या कोई भी सेगमेंट रिपोर्ट होगा? नो रिपोर्टिंग रिक्वायर। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ एक लाइन लिखी है वहां पर, उस लाइन का लॉजिक समझा है मैंने और कुछ नहीं करा है आपको। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी आपको सेल का बताया, ऐसा ज्योग्राफी भी हो सकता है। जैसे अमेजोन का जो मैंने आपको इनिशियली समझाया था कि नॉर्थ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और AWS, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी है। कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरी नॉर्थ इंडिया से सेल आ रही है 40%, तो मैं नॉर्थ इंडिया को एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकता हूँ, बट मेरा नॉर्थ इंडिया का बिजनेस अलग से डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। यानी कि मैंने व्यवस्था करी है क्या कि अगर कल को मेरे को नॉर्थ इंडिया की सेल्स रिपोर्ट करनी पड़ जाए, नॉर्थ इंडिया की सैलरी, नॉर्थ इंडिया का बिजली का बिल दिखाना पड़ जाए, तो मैं दिखा दूं। अगर उस लेवल पे मैंने रिपोर्टिंग, मेरे पास अकाउंटिंग है, तभी मैं रिपोर्टेबल सेगमेंट में घुसता हूँ, नहीं तो नहीं घुसूंगा। ठीक है? मतलब एक बार अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। देर इज नो नो इफ और बट, कोई इफ और बट नहीं है उसके अंदर। ठीक है? चलिए थोड़ा सा जरा देखिए यहां पर। ये जो फॉर्म 345 के नीचे लाइन है ना एक, उसके नीचे जो स्पेस है, उस स्पेस में लिखिए, उस स्पेस में लिखिए रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्टिंग, ऐसे करके बीच में लिख लो बस, सेगमेंट रिपोर्टिंग। वो कहीं से दिया नहीं है उन्होंने कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऐसे करके लिख लो बस बीच में एक बार, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ताकि याद रहे आपको कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? हाईलाइट करना, बोथ यूएस गैप एंड IFRS रिक्वायर्स कंपनीज टू रिपोर्ट सेगमेंट डेटा। ठीक है? डिस्क्लोजर आइटम्स आर ओनली सबसेट ऑफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। ठीक है? फिर सीधे थर्ड लास्ट लाइन में आना, फॉर फोरकास्टिंग ग्रोथ rates of segment revenue and profit can be used to estimate the future sales and profit to determine the changes in company's characteristic over time। समझना, ये लाइन जरा वापस ढंग से पढ़ना। फॉर फोरकास्टिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट एंड टू डिटरमाइन द चेंज इन कंपनीज कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम। ये जो मैंने आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल दिखाया था, क्या अगर मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग को ध्यान से देखता तो मुझे बहुत पहले ही पता चल जाता क्या कि इनका जो मक्के का बिजनेस है, मेज का बिजनेस है, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेसेस। राइट? आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज पता चल जाएगा। पहले कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो आ रहा था, वो दूसरे ग्रेन्स के थ्रू आ रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ द मेज प्रोसेसिंग, अदर प्रोसेसिंग के थ्रू आ रहा था। अब मेज प्रोसेसिंग इज द मेजर की रेवेन्यू। द कंपनी हैज चेंज इट सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो क्या ऑयल एक सेगमेंट होगा? होगा ही होगा। टेलीकम्युनिकेशन एक सेगमेंट होगा? होगा ही होगा। क्या आज से 10 साल पहले मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑयल से आता होगा? है ना? एंड आज अगर आप देखोगे तो रिलायंस इज मोर ऑफ अ रिटेल बिजनेस, रिलायंस इज मोर ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। मेजॉरिटी रेवेन्यू टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल आ रहा है एंड नॉट द ऑयल। ठीक है? अब यहां जो एक लास्ट पैराग्राफ है, जरा इसको हाईलाइट करो। द बिजनेस, अ बिजनेस सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसको पूरा हाईलाइट करना। ठीक है? फिर उसके नीचे अकाउंट्स फॉर मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू, असेट और इनकम। फिर उसके नीचे शुड बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर लाइन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। फिर लास्ट लाइन, सेगमेंट रिपोर्टेड शुड अकाउंट फॉर मिनिमम 75% ऑफ फर्म्स एक्सटर्नल सेल्स। अब ये जो बिजनेस सेगमेंट आपने बोल्ड में लिखा है ना, इसके साइड में जगह वहां लिख दो 10% ऑफ रेवेन्यू और असेट। फिर आएगा यहां लिखो सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग होंगे। ठीक है? फिर ये जो लास्ट लाइन आपने हाईलाइट करी है ना, वो वाली, द सेगमेंट रिपोर्टेड शुड अकाउंट फॉर अ मिनिमम 75%,
वो उसको है ना, उसको अंडरलाइन मत करो, बट उसको ऐसे करके वो हाईलाइटेड लाइन से ऐसे एरो निकाल के नीचे लिख दो, और यहाँ लिखो अगर सारे सेगमेंट्स की सेल इज लेस देन 75% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल एक्सटर्नल सेल्स लिखना है ना, टोटल एक्सटर्नल सेल्स, टोटल एक्सटर्नल सेल्स, है ना, देन नो सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। ये लिख लो यार, ये बाद में जब वहाँ स्ट्रेस रहेगा ना पढ़ने का एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे, तब ये समझ नहीं आएगी ये वाला लाइन। क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड का कोई इशू आ रहा है? साउंड आ रही है, ठीक है ना? वो फिर लास्ट लाइन उस टाइम पर समझ नहीं आती है। नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट करना, फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज फॉर ईच सेगमेंट। क्या क्या आपको हर सेगमेंट पे डिस्क्लोज करना है, मतलब होटल के बारे में क्या बताना है, टोबैको बिजनेस के बारे में क्या बताना है, पेपर बोर्ड बिजनेस के बारे में, आईटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो रेवेन्यू हाईलाइट कर लो, एक्सटर्नल बिटवीन सेगमेंट, मेजर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, असेट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, एक्विजिशन ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल्स, मतलब कितने खरीदें क्या नहीं खरीदें, हाईलाइट कर लो अभी बस। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सारे हाईलाइट कर लो इसको। शेयर ऑफ इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब है ना, एक थोड़ा सा ज़रा काम करना इसको, थोड़ा सा आपको ट्रिक है, आप समझ लेना इसको कैसे करोगे, ठीक है। ये जो ईच सेगमेंट है ना, जैसे जो टॉप लाइन लिखी है, द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड फॉर ईच सेगमेंट, वहां पर ऊपर है ना, बस ऐसा बना दो छोटा सा, एक आईटीसी बना दो, उसमें ऐसे लिख दो एग्रो, आईटी, एफएमसीजी, है ना, और यहां पर ऐसे लिख दो पेपर, टोबैको और होटल। बस ऐसे एक ऊपर चार्ट बना दो वहां पर, ठीक है। एंड ये ऊपर बनाना है ना, ऊपर वाले मार्जिन में। और फिर ये जो बुलेट पॉइंट्स आपने अभी हाईलाइट करें, इसके पास में जगह खाली होगी आपके पास, तो नीचे वो जोग्राफिक सेगमेंट लिखा हुआ है बोल्ड में, उसको हाईलाइट करना, जोग्राफिक सेगमेंट जो लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना, ऐसा गोला मारो, और गोला मार के ऊपर खींच के लेके आओ एरो को, ऊपर वाली जगह पे, टॉप पे, मतलब इसे जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा, गोला मार के ऐसे टॉप पे लेके आओ एरो को, और यहाँ लिखो एक रीजन या कंट्री का कंट्रीब्यूशन 10% ज़्यादा इन रेवेन्यू ऑब्लिक असेट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, जैसे वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग होने चाहिए थे ना दोनों बिजनेसेस के, यहाँ पर देखना कैसी बात बोल रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब वो जो तुम अलग अलग रीजन रिपोर्ट करेगा, उनके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स अलग अलग होना चाहिए, अमेरिका अलग, कनाडा का अलग। अगर कोई दो देश ऐसे हैं जिनके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसे चलते हैं, जैसे कि आप देखते हो वो जो स्कैंडेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, इन लोगों के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक जैसे ही चलते हैं ना, बिल्कुल बराबर ही, कि यू नो हैप्पीनेस में नंबर वन, पोल्यूशन सबसे कम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, इस तरह की चीज़ें, रिचेस्ट पीपल, नो स्मोकिंग कंट्री, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फिनलैंड को अलग से सेगमेंट बना दो और स्वीडन को अलग से सेगमेंट बना दो। द रीजन इज उनके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, ठीक है। फिर ये लिख लिया आपने, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखना, ये लिख लिया, इसके बाद नीचे लिखना, ठीक है। ये है नहीं अपने सिलेबस में, अपन लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखना वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग, वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग, बस एक एक वर्ड ही लिखना है अपने को, ज़्यादा नहीं लिखना है। ट्रांसपेरेंसी, एक तो ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा बेटर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग बेटर होती है, तीसरा परफॉर्मेंस कंपैरिजन, परफॉर्मेंस कंपैरिजन हो पाता है अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में, और चौथा रिस्क मैनेजमेंट,
बेटर रिस्क मैनेज कर पाऊंगा मैं, गया। बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर पाऊंगा मैं। समझ रहे हो आप? हाँ जी। अब इसके बाद आ, जैसे आप देखोगे, जोग्राफिकल सेगमेंट के नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया है? फॉर एग्जाम्पल, इन 2016 एनुअल रिपोर्ट बोइंग डिस्क्राइब्ड इज बिजनेस सेगमेंट एज फॉलोज। बोइंग ने बिजनेस सेगमेंट डिस्क्राइब करे थे। क्या डिस्क्राइब करें? तो बोइंग क्या करता है, 5 प्रिंसिपल सेगमेंट है। एक है कमर्शियल एयरप्लेन, जो अपन बनाते हैं, जो बोइंग इंडिगो वगैरह अकासा को दे रहा है। दूसरा है बीडीएस। बीडीएस बोले तो डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटीज। बोइंग के स्पेस एयरक्राफ्ट भी बनाता है बोइंग, कोई अगर फाइटर प्लेन्स हैं तो उनका। फिर बोइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मिलिट्री के एयरक्राफ्ट, नेवी और मिलिट्री के। नेटवर्क एंड स्पेस सिस्टम्स। एंड लास्ट इज बोइंग कैपिटल। बोइंग कैपिटल मतलब द फंडिंग, फिनेंसिंग अगर आपको चाहिए तो वील प्रोवाइड इट। हम लोगों ने उसके लिए अलग से कंपनी बना रखी है, वो कंपनी आपको लोन दे देगी, आप लोन लेके हमसे खरीद लो। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब इसके बाद है ना, नीचे जो आ रहा है आपका, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है रादर, वो है कि एनुअल रिपोर्ट में एक कॉलम होता है और रादर एक एरिया होता है, एक रिपोर्ट होती है, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MD&A। ठीक है? कोई कुछ भी आपको बोले, बाजार में कोई कैसी भी बातें करे, MDA जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट फॉर यू टू टटोलिंग द नब्स ऑफ द कंपनी। जनरली या MDA के अगेंस्ट में अगर आप कोई एक चीज़ सुनोगे ना, तो ये सुनोगे कि अगर आप MDA बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका व्यू बहुत बायस्ड बनेगा। ठीक है? तो मेरे को अभी यहाँ इंडिपेंडेंट व्यू बनाना भी नहीं है, मैं CFA लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ, है ना? मेरे को एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो MDA बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखते हैं MDA क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं जोमेटो को फिर से अपन ओपन करते हैं। ठीक है? अच्छा, जोमेटो का नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई बोल रहा है। एक काम करते हैं, फिर अपन वरुण बेवरेजेस का ओपन कर लेते हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इज़ अ कंपनी जो इंडिया में पेप्सी बनाती है। इसका मैंने 2023 का एनुअल रिपोर्ट ओपन किया है। मैं इसके इन्वेस्टर रिलेशनशिप सेशन में भी जाके देख सकता हूँ। ये अनाउंसमेंट है, फाइलिंग है कि हम हमारी एनुअल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं एक्सचेंज। एनुअल रिपोर्ट नीचे से शुरू होगी, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट है। ठीक है? एंड आप अगर यहाँ देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कॉलम में यूजुअली आपको MDA मिलेगा। ये वाला मैनेजमेंट डिस्कशन, इसमें डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। आप देखो इसके अंदर ब्रॉडर लेवल पे क्या बात कर रहा है। ठीक है? ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी जा रही है, आउटलुक देने की कोशिश कर रहा है, एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा है आपको। सेक्टर का ओवरव्यू क्या है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, किन कारणों से सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा हिंदुस्तान में। यूथफुल डेमोग्राफिक, हमारे पास बहुत यंग ऑडियंस है। एक्सिलरेटेड अर्बनाइजेशन, लोग तेज़ी से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। राइजिंग इनकम, लोगों के इनकम लेवल बढ़ रहे हैं। इंक्रीज्ड हाउस होल्ड स्पेंडिंग, लोगों का खर्चे का बजट बढ़ रहा है। रूरल एडवांसमेंट एंड इन्हेंस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, अब गांव गांव में भी इलेक्ट्रिफिकेशन है तो फ्रिज है तो वहाँ भी अब बिक पा रहा है। ठीक है? लोकेशन एडवांटेज है कि ड्राई, हार्ड, हॉट, ड्राई और मॉडरेट क्लाइमेट्स रहते हैं इंडिया के। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, हम भी नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में लॉन्च कर रहे हैं। फिर बिजनेस का क्या ओवरव्यू है, इस साल आपको क्या लग रहा है कंपनी ने कैसा क्या करा है, बिजनेस का मॉडल क्या है, उसके ऊपर बात करता है। मैनेजमेंट बता रहा है आपसे डायरेक्टली, क्योंकि आप मालिक हो कंपनी के। मैनेजमेंट ने क्या क्या नई कंपनीज खरीदी और कौन कौन सी नई कंपनीज मैनेजमेंट ने बेची हैं इस साल में, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने एक नई टेरिटरी एक्वायर करी है, हमने यहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करा है। यहाँ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा है, साल में एक बार, बीच बीच में तो देगा ही देगा आपसे। ठीक है? और भी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जो बोला गया है, वो सब, जैसे कि हम रिसाइकलिंग के लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमने कितना डिविडेंड दिया है, हमें क्या अवार्ड्स मिले हैं, साल में हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या रही है। ठीक है? हमने कितना डॉलर खर्च करा है इस साल में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट यहाँ पर देता है। समझ रहे हो? ग्रोथ आउटलुक्स क्या है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स क्या है, थ्रेट क्या है, रिस्क क्या है, मेन रिस्क क्या है। डिमांड का रिस्क है कि डिमांड ही कभी नहीं आई तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। बिजनेस ऑगमेंटेशन रिस्क है। बिजनेस ऑगमेंटेशन मतलब हम पेप्सिको के साथ मिलके धंधा कर रहे हैं, अगर कभी ये मेल जोल में कोई दिक्कत हो गई तो क्या कर। रेगुलेटरी रिस्क है, समझ रहे हो, कि किसी ने केस कर दिया जाके सुप्रीम कोर्ट में,
कि पेप्सी के अंदर तो पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, पेप्सी के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया है। बिजनेस वाइबिलिटी रिस्क है कि बिजनेस ही वायबल ना बचे, सेंस ही ना बचे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल जाए, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो। ये सारी रिस्क, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे क्या है, हमारे ऑडिटर्स कौन है, ये सब मैनेजमेंट आपको बताना चाहता है। ये मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये हर कंपनी में मिलेगा ग्लोबली आपको। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट करना थोड़ा। मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट कमेंट्री को हाईलाइट करो जो बोल्ड में है, उसके नीचे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस MDN है, इसको हाईलाइट करो। फिर उसके नीचे मोस्ट यूजफुल सेक्शन को हाईलाइट करो। फिर उसके नीचे एड्रेस द नेचर ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर यूज्ड, कंपनीज की रिलेशनशिप, रिसोर्सेज, रिस्क। ठीक है, एंड लास्ट में लिखना सम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री में बी अनऑडिटेड। है ना? इसके बाद हाईलाइट मत करना, अब इसको अगले पैराग्राफ को पेन से नीचे करना। फॉर पब्लिकली हेल्ड फर्म्स द SEC require management commentary to discuss trends and identify significant event uncertainty that affect companies liquidity, capital resource and operations। मतलब रिस्क पे बात करने के लिए बोलता है। ठीक है, फिर हाइलाइटर उठाओ, मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, परचेज कमिटमेंट। ठीक है, अब है ना, थोड़ा सा ज़रा मेरे को नहीं पता आपने जगह कैसे क्या मैनेज करी है, नहीं करी है। नहीं करी होगी तो डिफ़िकल्टी होगी, कर लेना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने मैनेजमेंट कमेंट्री लिखा है ना, इसको ऐसे अंडरलाइन करो, यहाँ से एक एरो निकालो और इधर लिखो मैनेजमेंट। उप आगे तक मत लेके जाना एरो, बीच में ही लेके जाओ, मैनेजमेंट POV ऑन, और फिर एरो को मार्जिन तक लेके आओ। है ना, POV ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, फ्यूचर आउटलुक, इकोनॉमी आउटलुक, इकोनॉमी आउटलुक। ठीक है, कैश, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, ग्रोथ ड्राइवर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड रिस्क, रिस्क्स। ये लिस्ट बना लो एक बार, ये लिस्ट बन जाएगी ना, इजी पड़ेगा आपको रिवीजन करते समय, नहीं तो थ्योरी चैप्टर है पूरा। अगला देखिए इसमें। ठीक है, हम्म, अब जरा है ना, अब मुझे नहीं पता, एक्चुअली में मुझे नहीं पता है, अगर आप ऑनेस्टली भी मुझसे पूछोगे कि यार ये चैप्टर को क्यों बनाया, मतलब व्हाट इज अ पर्पस, आप क्या रिजॉल्व करना चाह रहे थे ये चैप्टर यहाँ पर लेके आके, एंड अगर बनाया भी तो इतने रैंडम टॉपिक्स क्यों आपने दे दिए। अब है ना, यहाँ पर बात हो रही है ऑडिट की। जैसे ऑडिट में थोड़ा सा समझना आप, पहले आप है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि ऑडिट एज अ एक्टिविटी होती क्या है, उसके बाद आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी, ये कंसेप्ट ही पूरा समझ में आ जाएगा एक ही झटके में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। ठीक है, देखो यार, एक कंपनी है ना, इस कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा दिया कि तू पैसा इन्वेस्ट कर, तू पैसा कंपनी के धंधे में लगा और बिजनेस को आगे बढ़ा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना, जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, ये मैनेजमेंट सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट, तो फिर शेयर होल्डर ने क्या करा, शेयर होल्डर ने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, और बोला कि आप है ना, आपका काम है कि आप इन लोगों को सुपरवाइज करो, इन लोगों को देखते रहो कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने बोला ठीक है। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड है ना ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ऑडिटर को अपॉइंट करता है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट के काम को, रादर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेगा, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। ये साइकिल बनती है पूरी। तो जो ऑडिटर है ना, क्या वो इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया है? क्या यहाँ पर उसको मैनेजमेंट का डर है क्या कि मैनेजमेंट पैसा नहीं देगा मेरा, या ऐसा कुछ है? क्या मैनेजमेंट चाहे तो ऑडिटर की फीस रोक सकता है? डू यू थिंक सो? इट इज समथिंग विच मैनेजमेंट कैन डू? सोच के बताओ जरा, आप लोग अभी स्टार्ट ही किए हो। आप बताओ, क्या मैनेजमेंट ऑडिटर की फीस रोक के उसको परेशान कर सकता है? या सर कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट होती होगी कि कहीं ऑडिटर की फीस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है? डोंट यू थिंक दैट इट इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल? येस और नो? सडन जंप इन ऑडिट एक्सपेंसेस, सडन डिप इन ऑडिट एक्सपेंसेस, क्या ये एक रेड फ्लैग बन जाता है? क्या सडनली कैसे डबल हो गई ऑडिट की सैलरी इसकी? रातों रात कैसे डबल हो गई? आधी कैसे हो गई? कम कैसे हो गई? रिड्यूस कैसे हो गई? पहले पहले 5 करोड़ ऑडिट फीस थी, इस बार 1 करोड़ ही ले रहा है। कहीं हल्के पतले ऑडिटर को अपॉइंट तो नहीं कर दिया है, जिसका कैलिबर ही नहीं है इतने बड़े काम करने का, उसकी सोच ही नहीं उतने बड़े जाने की? समझ रहे हैं इधर? तो ऑडिट जो है ना, वो क्या होता है वो मेरे को अभी समझ में आया, क्यों होता है वो समझ में आया। अब थोड़ा सा ऑडिट का हम लोग टेक्निकल डिटेल में समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखो यार, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस एंड गैप। ये काम मैनेजमेंट का है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं प्रिपेयर करूंगा एज एन ऑडिटर। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो आईएफआरएस और गैप के हिसाब से प्रिपेयर करे। मेरा काम क्या है एज एन ऑडिटर पता है? ध्यान से समझना, कीवर्ड्स हैं। टू एक्सप्रेस द रीजनेबल assurance whether the financial statement gives true and fair view of company's business and follows IFRS या गैप। प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, क्या बैलेंस शीट पीएनएल बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, तो फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर का काम है रीजनेबल अश्योरेंस देना। क्या ऑडिटर का काम है एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना? नहीं। दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। ध्यान से समझना। ऑडिटर अगर डे वन पे बैठ के डे वन से डे 365 तक एक एक सेल, एक एक एक्सपेंस के वाउचर्स चेक करे, एक एक एंट्री चेक करे, समझ रहे हो, एक एक ट्रांजेक्शन चेक करे, उसके बाद क्या वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाएगा? एब्सोल्यूट तो 100% ही होता है ना। एब्स 99% भी एब्सोल्यूट कहाँ होता है ना? यहां पर ऑडिटर क्या करते हैं पता है? ऑडिटर रैंडम बेसिस पे सैम्पलिंग करते हैं। डेफिनेटली उनकी सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती है, बट एक सैंपल लिया जाता है कि मैं है ना 30 दिन के डेटा को चेक करूंगा। मैं रैंडमली कोई भी 30 दिन उठा लूंगा और उस दिन के सारे वाउचर्स मंगवाऊंगा और उनको चेक करूंगा कि आपने वाउचिंग कैसे करी है, आपने अकाउंटिंग सही करी है कि नहीं करी है। वो 30 दिन में अगर मेरे को सब कुछ एक्यूरेट दिखा और इन जनरल मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखी, तो इसका मतलब ये होता है उसके बाद जो मैं ओपिनियन दूंगा, वो ओपिनियन जो होगी वो रीजनेबल अश्योरेंस होगी, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होगी। क्योंकि 100% पॉपुलेशन की टेस्टिंग नहीं हुई है, सैंपल की टेस्टिंग हुई है। समझना। अब जब ऑडिटर ओपिनियन देगा, तो ऑडिटर है ना ब्रॉडली दो तरीके से ओपिनियन दे सकता है। एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन और एक होती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को प्यार से अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी बोलते हैं। मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन को प्यार से अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी बोलते हैं, मतलब एवरीथिंग इज गुड, यानी अगर सब कुछ सही है तो ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया, अनमॉडिफाइड है, कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है
कि यार सब कुछ ठीक है सिवाय फिक्स्ड असेट्स को छोड़ के, तो ऑडिटर ये बोलेगा कि हमारे हिसाब से जितनी हमने चेकिंग करी है, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं सिवाय फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ के। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो चीजें हैं वो हमने अलग से की ऑडिट मैटर्स में लिखी हैं। की ऑडिट मैटर्स करके एक सेक्शन होता है, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर चाहता है कि आप अलग से पढ़ो, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करे। समझना इधर, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर एक या दो दिक्कतें हैं और उसके अलावा मोटा माटी सब सही है, एक या दो दिक्कतें, तो उनको बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर पूरी की पूरी दाल ही काली है, सब कुछ ही बेड़ा गर्क करा हुआ है इसने, तो बोलेंगे एडवर्स ओपिनियन। क्या बोलोगे, एडवर्स ओपिनियन। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑडिटर को अपना काम नहीं करने दिया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, या ऑडिटर कोई चीज मांग रहा है आप उसे दे ही नहीं रहे हो, तो ऑडिटर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर ऑडिटर रिपोर्ट में यह लिख देता है कि मेरे पास डेटा नहीं आया और मेरे पास इतना डेटा नहीं आया कि मैं मेरी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं, तो उसको बोलेंगे डिस्क्लेमर ओपिनियन। बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सही है और कुछ भी नहीं है। दो चार पांच कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं बस, और कुछ भी नहीं समझना है। एक है कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, एक है कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है और एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या है। दूसरा है फेयर एंड ट्रू एंड फेयर, जो लिखा है इसको फेयर एंड रिलायबल लिख लो आप। ट्रू एंड फेयर इंडिया के लिए होता है, इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे तो बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, यहां पर ट्रू एंड रिलायबल पे आ जाता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करेगा वो मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ करेगा और कोई मटेरियल एरर नहीं करेगा, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, सैंपल के बेसिस पे चेक करना है, ये बताना है कि जो मेरे बैलेंस शीट पीएनएल है ये ट्रू एंड रिलायबल व्यू देते हैं क्या, ठीक है। अगर ऑडिटर को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा, उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर मॉडिफाइड ओपिनियन है। मॉडिफाइड में तीन तरह की ओपिनियन आती है, एक होती है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में बोला जाता है कि सब कुछ ठीक है सिवाय एक दो चीज़ों को छोड़ के। एक होती है एडवर्स ओपिनियन, पूरा का पूरा बेड़ा गर्क है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और एक होता है कि भैया मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं कुछ भी देख नहीं पाया हूं तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्या ऑडिटर कंप्लेन कर सकता है गवर्नमेंट को, हेरा फेरी अगर हो रही है तो कंपनी में देख लिया कि कंपनी में तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। समझना मेरी बात, मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑडिटर जाके गवर्नमेंट को, ईडी को बता देगा सीधे कि मेरी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग चल रही? किस ऑडिटर को अपॉइंट किसने करा है? ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ बनती है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति बनती है। अरे बोर्ड ने अपॉइंट करा है ना, समझना मेरी बात, बोर्ड ने अपॉइंट करा है, तो सबसे पहले ये क्या मैटर बोर्ड को जाके रेज होगा, बोर्ड को रेज होगा। बोर्ड मान लो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ऑडिटर को, कह रहे नहीं नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, आपको ऐसा भ्रम हो गया होगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, आप मिलो ना ब्रेकफास्ट पे मिलो सुबह रेस कोर्स पे, ठीक है, क्लब में मिलते हैं वहां बात करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ ऑडिटर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस क्या हैं? नंबर वन, क्या आप रिपोर्ट में लिख सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी चल रही है, ऐसे प्रूफ मिले हमको, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर टू, दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या ऑडिट छोड़ सकते हो बीच में, क्विट द ऑडिट, ऑडिट क्विट कर सकते हो, क्विट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकते हो, दे सकते हो। यूजुअली ऑडिट क्विट कर देते हैं ऑडिटर्स, कारण क्या है, मेरे को आज नहीं तो 5 साल बाद इस कंपनी से दूसरे काम तो करना ही है। ऑडिटर नहीं बनूंगा तो टैक्स का काम होगा, टैक्स का काम नहीं होगा तो कोई फंड रेजिंग होगी, तो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है।
ठीक है, थोड़ा सा ज़रा देखिए इसको, आ जाइए। पहले अभी सिर्फ हाईलाइट हाईलाइट करते हैं। ऑडिट, ऑडिट जो है लिखा हुआ है बोल्ड में, ऑडिट, इंडिपेंडेंट रिव्यू financial statement, public accountant conduct audit, examine financial reports, objective is to provide an opinion on fairness and reliability of financial statement. इसमें जो टॉप लाइन है ना, सबसे टॉप लाइन ऊपर, सबसे टॉप, उस पे लिखो यूएस का पब्लिक अकाउंटेंट इज इक्वल्स टू इंडियन सीए। यूएस का पब्लिक अकाउंटेंट इज इक्वल्स टू इंडिया सीए, है ना। फिर ऑडिट के नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है वहां लिखो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फर्म एम्प्लॉयड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल for seeing the for seeing financial statement, confirm the applicable accounting standard, examines the company's accounting and internal control system, confirm asset and liabilities, no material error in financial statement. Auditor's report is important source of information. ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑडिटर्स ओपिनियन जो है वो 3 पार्ट्स में, वो 3 पार्ट है ना, उसमें नंबर 1 लिखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट रिव्यू। Number 2, generally accepted auditing standards are followed, providing reasonable assurance that financial statement contain no material errors. Auditor is satisfied statements were prepared in accordance with accepted accounting principle chosen and estimate made are reasonable, contain additional explanation, have been used consistently between periods. ठीक है, इतना हाईलाइट करा आप लोगों ने। अब है ना, आपको जितना ये जो साइड में स्पेस है, अपने को ये स्पेस यूज करना है। जहां जितना ऊपर से आप लिख सकते हो वहां से लिखो बीओडी, बीओडी अपॉइंट्स सीपीए फॉर्म, सीपीए फॉर्म, ऑडिट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, यहां तक लेके आ जाना, समझना। एंड लास्ट में लिखो एक्सप्रेस ओपिनियन, यहां पर लिखो एक्सप्रेस ओपिनियन। ये बेसिक काम है। फिर ये जो स्टैंडर्ड ऑडिटर ओपिनियन में जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें जो रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड लिखा है उसको हाईलाइट करो। ठीक है, उसको ऐसे नीचे करो और ये अश्योरेंस के आगे ऐसे करके लिख लो रीजन, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल नॉट एब्सोल्यूट, तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर ये जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन आपको दिख रहा है बहुत बोल्ड में लिखा हुआ, अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो दिख रहा है बोल्ड में लिखा हुआ, वहां पर ऐसे लिख लो साइड में 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ऐसे करके लिख के डब्बा बना लो बस साइड में, और कुछ भी नहीं करना है ना। तो जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है उसके ऊपर नंबर 1 लिख लो, जो क्वालिफाइड ओपिनियन बोल्ड है उसके ऊपर नंबर 2 लिख लो, लिख लो, मैं लूँगा गुचुड़ पुचुड़ होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवर्स ओपिनियन के ऊपर नंबर 3 लिख लो, एंड डिस्क्लेमर के ऊपर नंबर 4 लिख लो, है ना। अब हाईलाइट करना जरा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, उसके नीचे ओपिनियन के बिल्कुल नीचे ऑडिटर बिलीव्स स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल ओमिशन एंड एरर। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद लिखो एनी एक्सेप्शन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑडिटर में इशूड क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड एक्सप्लेन दीज एक्सेप्शंस, है ना। एडवर्स ओपिनियन इफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली और मटीरियली नॉन कन्फर्मिंग विथ ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड। समझना, इसके बाद वाले पैराग्राफ में देना ऑडिटर्स ओपिनियन ऑल्सो कंटेन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। ठीक है, वेन अ मटीरियल लॉस इज प्रोबेबल बट अमाउंट के नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, मतलब अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यार आगे भविष्य में बड़ा लॉस आ सकता है लेकिन अभी तक मटीरियल मेरे को अमाउंट नहीं बताया, तो ऑडिटर उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, any uncertainties may relate, these uncertainties may relate to going concern assumptions, valuation, realization of asset values, litigation.
दिस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर सिग्नल सीरियस प्रॉब्लम, कॉल फॉर क्लोज एग्जामिनेशन बाय एनालिस्ट। एनालिस्ट को एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा कॉल्स ले सकता है, क्लोज कॉल लेने चाहिए अगर इस तरह का कुछ ऑडिटर ने हाईलाइट करा है। तो क्या आप लोग जोमेटो की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे? जोमेटो की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे? जोमेटो की एक सॉरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे? जोमेटो की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना ना जाके, बस नॉर्मल कुछ नहीं देखना, शुरुआत में उसने बोला है क्या। जैसे मैं एक बार अपन लेट्स गो एंड चेक। ठीक है, एक काम करते हैं, विल जस्ट गो एंड चेक, जोमेटो ही ओपन करते हैं, उसकी क्यूट है थोड़ी रिपोर्ट। किसी और कंपनी की भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे ही जोमेटो ले रहा हूँ, कोई लॉजिक रीज़न नहीं है। रिपोर्ट अच्छी है, बस क्यूट दिख रही है मेरे को। कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, क्या बोलता है ये, समझना। वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट सब्सिडरी। ठीक है, हमने इनका ऑडिट करा है। ठीक है, इन आर ओपिनियन इन बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हमारी ओपिनियन में, हमारी जानकारी के हिसाब से और जितनी हमको सूचना दी गई है उसके हिसाब से, एंड बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स, या फिर किसी और ऑडिटर ने भी अगर कोई काम करा उसके हिसाब से। ठीक है, द अफोरसेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये मैं जो नीचे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रहा हूं, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये ट्रू और फेयर व्यू दे रही है इन अकाउंटेंट्स विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट है, एडवर्स रिपोर्ट है, या डिस्क्लेमर रिपोर्ट है? ये वाली रिपोर्ट कौन सी है? अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, डिस्क्लेमर है, या एडवर्स है? ये अनक्वालिफाइड है, बोल देना कन्फर्मिटी विथ गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये अंग्रेजी रिपोर्ट देखेंगे तो ट्रू एंड रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, बेसिस ऑफ आर ओपिनियन वी कंडक्ट आर ऑडिट फॉर द ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटर, है ना। यहां देखो, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दोज स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर कुछ मैटर ऑफ वो है, एम्फेसिस है। ये बोल रहे हैं कि शो कॉज नोटिस इशू में जीएसटी अथॉरिटी से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग केस है। हालांकि कंपनी के एक्सटर्नल एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अपना स्ट्रॉन्ग केस है, कोई भी डिस्पोजल अभी है नहीं। साथ में इसने ये भी बोला है, हमारा कंक्लूजन, जो हमने कंक्लूजन दिया है वो इस केस से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई की ऑडिट मैटर्स हैं क्या जो आप बताना चाह रहे हो? फेयर वैल्यूएशन जो हुआ है, इसमें ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है? रेवेन्यू रिकग्निशन के कुछ टंटे हैं तो उसमें ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ चीज़ें जो ऑडिटर आपको हाईलाइट करना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें समझना। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन विद दीज रिपोर्ट्स, राइट? इट इज़ नॉट द लास्ट टाइम यू आर रीडिंग दीज रिपोर्ट्स। आप पहली बार पढ़ रहे हो बस। ठीक है, अच्छा, इंटरनल कंट्रोल करके एक चीज़ होती है, पता है क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिसके आपने पावर दे रखी है कि वो 50,000 रुपए तक के बिल सैंक्शन कर सकता है, वो अप्रूव कर देगा बिल। ठीक है, एंड ट्रांसफर भी वही कर सकता है। दोनों पावर एक ही व्यक्ति के पास है कि अकाउंट में कैश ट्रांसफर भी उसी के हाथ में है और अप्रूवल भी उसी के हाथ में। डू यू थिंक सो द इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रांग ओवर हियर? डू यू थिंक सो द इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रांग ओवर हियर? एब्सोल्युटली नॉट। समझना मेरी बात। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर आप समझ पाओ उसको ढंग से कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या है। जैसे इंदौर में ना एक रेस्टोरेंट है, उडुपी रेस्टोरेंट, उडुपी रेस्टोरेंट साउथ इंडियन का बहुत पुराना फेमस रेस्टोरेंट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे 10 वेटर्स हैं, जो सर्वर्स हैं, जो टेबल पे खाना सर्व करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। मालिक है ना, सुबह सुबह आके हर वेटर को 2-2 हज़ार रुपए कैश दे देता है, आके आते के साथ ही।
तो वेटर्स के पास इस समय 2-2 हज़ार रुपये सबके पॉकेट में रहते हैं। अगर आपने अपनी टेबल पे ऑर्डर दिया इडली का कि एक इडली लेके आओ, और इडली की कीमत 60 रुपये की है, वेटर को लिटरली मालिक के पास जाना पड़ता है, 60 रुपये देने पड़ते हैं, इडली का टोकन लेना पड़ता है, ठीक है, और जाके इडली लेनी पड़ती है। अब जो कस्टमर से पैसा कलेक्ट होगा वो वेटर को रखना है, और दिन के एंड में मालिक को वापस 2,000 रुपये देने। क्या चीज समझ में आ रही है आपको? कंसेप्ट समझ में आया? मालिक ने क्या करा पता है? मालिक ने इतना भी इंतजार नहीं करा कि वो टेबल पे बैठ के 5 आइटम एक साथ खा तो पांचों का पैसा एक साथ लेके आना। मालिक बोलता है तू जब मेरे को ऑर्डर देने आ रहा है तब तब तू पैसा दे मेरे को, और तेरे पास पैसा कहां से आएगा? मैं तेरे को एडवांस में पैसा देता हूं। अब अगर डे एंड पे आपके पास, और कस्टमर से कलेक्शन कौन करेगा? वेटर करेगा, मालिक नहीं करेगा। मालिक के पास पैसा नहीं जाएगा, मालिक के पास तो पैसा वेटर देगा, और वेटर को कौन पैसा देगा? कस्टमर देंगे। अगर डे एंड पे वेटर के पास 2,000 के ऊपर कुछ भी बचता है तो वो उसका प्योर टिप है, वो उसी के पास रहेगा, उसको मालिक को एंड में 2,000 देना है। क्या ये एक बहुत रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू चोरी नहीं हो सकती? अगर कोई बंदा वेटर है, वेटर की कोई फैमिली फ्रेंड आ गए, तो क्या वेटर उनको फ्री में खाना खिला सकता है? नहीं खिला सकता ना। ऐसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो खिला देगा, 5 चीजें ऑर्डर करेगा, 4 की बिलिंग करवाएगा, 3 की बिलिंग कराएगा। नाउ दे कांट डू दैट। क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल है? जब आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जाओगे, समझना, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में यूजुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक अलग से बिल्डिंग बनी है वीराने में और उसको इन्वेस्टमेंट बैंक बोल दिया जाता है ना। बड़े फ्लोर्स हैं, उस एक बड़े फ्लोर पे 400-500 लोग बैठे होते हैं, समझना, 400-500 पीपल आर सिटिंग ऑन अ सिंगल फ्लोर। उसमें से एक टीम है 70 लोगों की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टीम है, एक टीम है जो रिसर्च एनालिस्ट की टीम है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो टीम्स होती है ना, वो एक अलग से ग्लास के वॉल में बैठी होती है अंदर, एक्चुअली में होता है, और उसका एक्सेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास होता है। कारण क्या होता है? ताकि इंफॉर्मेशन का कंट्रोल रुक सके। क्या ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है? ये भी इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल, बत्ती जल गई, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? कोई भी चीज जो आपके नुकसान को रोके। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब, अगर आप ये बोलते हो कि 50,000 रुपए के ऊपर का अगर कोई भी बिल पास होता है तो उस पे अकाउंटेंट के और बड़े बाबू दोनों के सिग्नेचर लगेंगे, तो क्या आपने अब दोनों के गले में माला पिना दोगे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो? यहां पर अब क्या, ये 4 आई चेक बोलते हैं इसको, मेकर चेकर कंट्रोल। एक बनाएगा, दूसरा चेक करेगा। द मेकर कैन नॉट बी द चेकर, ठीक है। रिकंसिलेशन हो सकते हैं क्या? रिकंसिलेशन मतलब कैसे रिकंसिलेशन? कि यार मेरी वेबसाइट पे जो सेल्स आ रही है वो आ रही है 70,000 रुपए की, से फॉर एग्जाम्पल, और मेरे अकाउंट में जो पैसा आके गिरा है वो आ रहा है 64,000 रुपीज। तो मेरे को अब रिकंसाइल करना है, बचा हुआ 6,000 कहाँ गया? क्या ये भी इंटरनल कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है? इंटरनल कंट्रोल समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे को एक बात बताओ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनल कंट्रोल्स बने रहे कंपनी में? बना के रखना, बनाए रखना, उसको स्ट्रांग स्टेब्लिश करना, एग्जीक्यूट करना। ऑडिटर की होगी कि मैनेजमेंट की होगी? मैनेजमेंट की। ऑडिटर क्या करेगा इंटरनल कंट्रोल का? ऑडिटर तो कमेंट करेगा इंटरनल कंट्रोल पे कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है। समझना, लिखिए यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स, हाईलाइट कीजिए। प्रोसेसेस बाय कंपनी इंश्योर इट प्रेजेंट एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन में आ जाओ। द ऑडिटर कैन प्रोवाइड दिस ओपिनियन सेपरेटली और एज अ फोर्थ ओपिनियन, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड ओपिनियन। इसके ऊपर थर्ड लाइन में लिखना, थर्ड लाइन में लिखना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स द ऑडिटर मस्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फर्म्स इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद वाले पैराग्राफ में, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट ऑल्सो कंटेन अ सेक्शन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स एंड क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स। क्रिटिकल ऑडिट मैटर यूएस का होता है, की ऑडिट मैटर जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिपोर्ट, वो यूएस गैप थोड़ा सा अलग है हर चीज में, ठीक है। नाउ these would include accounting choices, management decisions, significant transactions, ठीक है। ऑडिटर फाइंड स्पेशली चैलेंजिंग और सब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड, उसको हाईलाइट कर लो। ये जो इंटरनल कंट्रोल का पहला वर्ड आपने जो लिखा है ना,
जो बोल्ड वर्ड है इसको गोला मार के साइड में लिखना जरा ऐसे, यहां पर जो मार्जिन है यहां लिखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिर लिखो फिजिकल सेफगार्ड, फिर लिखो रिकंसिलिएशन, और लास्ट में लिखो 4i चेक, 4i चेक, नीचे लिख दो मेकर चेकर, तो याद रहेगा आपको मेकर चेकर। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगला एलओएस है 27 डी। इसमें देखिए ये जो टेबल है ना, ये टेबल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन, सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, और जो टेबल है इस टेबल को लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, यही है बस पूरी टेबल में ना। क्या बता रहा है, यूएस गैप किसने बनाया है, एफएएसएबी ने बनाया, और आईएफआरएस आईएएसबी ने बनाया, पता ही है अपने को, बेस्ड ऑन रूल्स, और आईएफआरएस है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। मैंने पिछले क्लास में हल्का सा छेड़ा था इसके बारे में कि रूल्स और प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है, क्या समझ में आया था आपको लास्ट क्लास में? रूल्स के आगे लिख लो, रूल्स के आगे लिख लो स्ट्रिक्ट, और प्रिंसिपल्स के आगे लिख लो फ्लेक्सिबल, है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आईएफआरएस में जो लीफो प्रोहिबिटेड है उसको हाईलाइट कर लो। बाकी ये सब हाईलाइट कर लीजिए आप, बट ये आपको समझ में आएगा ओवरऑल जब पूरा एफएसए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाले पैराग्राफ में द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट रिक्वायर एनालिस्ट टू एक्सरसाइज कॉशन व्हेन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन फर्म्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इसके बाद के जो दो पैराग्राफ्स हैं उनको काट दो, मतलब साइड में कट कर दो, पैराग्राफ को मत काटना, है ना, ऐसे साइड में क्रॉस क्रॉस लगा दो। नेक्स्ट एलओएस में आओ। अब ये बता रहा है कि एक एनालिस्ट को कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखो यार, दो तीन सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब जहां पर कंपनी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे जो यहां पर पहला बुलेट है इशूअर सोर्स, इसके आगे लिख लो ब्रैकेट बना के इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। ठीक है, इसकी बस एक रीडिंग कर लेना आप, और बस इसकी एक सिंपल रीडिंग है। जैसे अर्निंग कॉल्स, जो मैंने बताया आपको कौन कॉल है, हाईलाइट कर लो अर्निंग कॉल्स, टारगेटेड इन्वेस्टर, उसके नीचे इंक्लूड प्रेजेंटेशंस, अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, फर्म्स ऑफन प्रोवाइड अर्निंग गाइडेंस बिफोर दे रिलीज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद सेकंड बुलेट पॉइंट सब बुलेट, एडॉक प्रेजेंटेशंस इवेंट दैट आर सिमिलर इन फॉर्मेट ऑफ अर्निंग कॉल, प्रेस रिलीजेस फोकसिंग ऑन मेजर इवेंट, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशन। कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजमेंट के साथ अर्निंग कॉल पे जाओ, मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज़ हैं उसको सुनो। ठीक है, कोई प्रेस रिलीज करी अगर मैनेजमेंट ने तो वो सब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है उसमें देखो फ्री इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, वाइट पेपर्स, ट्रेड जर्नल्स। ठीक है, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, कोई टायर एसोसिएशन है। एडहॉक मतलब व्हाट इज एडहॉक, एडहॉक मतलब ऐसे ही, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्री नोशन, रैंडम, एडहॉक इज रैंडम। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी की कोई रिपोर्ट है, गवर्नमेंट एजेंसी की रिपोर्ट मतलब आईबीईएफ करके एक इंडिया की एजेंसी है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, या इन्वेस्ट इंडिया करके एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो अलग अलग इंडस्ट्री की रिपोर्ट छापती है ताकि एफआईआई को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एनालिस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी, प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी सोर्स, पब्लिक थर्ड पार्टी मतलब जो डंके पे फ्री में अवेलेबल माल है, प्रोप्राइटरी मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, आपको यूज करने के पहले पूछना पड़ेगा उनसे। जैसे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, एंजल ब्रोकिंग की रिपोर्ट है, रिपोर्ट डेटा फ्रॉम ब्लूमबर्ग, विंडसेट, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजेंसीज है, कंसल्टेंसीज है, मैकेंजी की कोई रिपोर्ट है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, वो हो गई प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी रिपोर्ट। और प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च मतलब किसी एनालिस्ट को किसी बंदे ने हायर करा रिसर्च करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट अगर आपको जुगाड़ लग गई, बाय साइड रिपोर्ट बोलते हैं यूजुअली इसको, लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस इनको हाईलाइट कर लो। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मॉड्यूल क्विज 27.1 जो है वो आप खुद अटेम्प्ट करो। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से अटेम्प्ट होगा ये, और की कॉन्सेप्ट्स एक बार आप खुद गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी शुड बी डूइंग इज, करिकुलम में जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं,
बैक वाले वो सारे के सारे करने। थ्योरी है, आराम से समझ समझ के करना, पेंसिल से टिक करना, पेन से कुछ भी स्क्रिबलिंग मत करना ऑप्शन सिलेक्शन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।